दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था बायोलॉजी का। आज हम बायोलॉजी के डाइजेशन सिस्टम को लेकर चलेंगे। दोस्तों आज है लेक्चर पहला क्लास है जो हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र। दोस्तों इसे पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं उस अंग को मिलाकर के एक अंग तंत्र बनता है। वैसे ही डाइजेशन में जितने भी अंग भाग लेते हैं उस सारे भागों का हम अध्ययन करेंगे और यह प्रक्रिया पाचन तंत्र के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब पाचन होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, हैवी फूड होता है, उसको सिंपल फूड में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं पाचन। दोस्तों यदि पाचन तंत्र के अंग के बारे में बात करें कि हमारा पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है और कहां एंड होता है, तो उस अंग के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाचन तंत्र जो प्रक्रिया होती है वो किस नली में होती है। उस नली को, जिस नली में होती है उस नली को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इसको कहते हैं आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। अब इस आहार नाल में जितने भी अंग आएंगे और वो अंग भी जो हमारे पाचन में मदद करते हैं उनके बारे में हम सीक्वेंस जान लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? पहला है माउथ। दोस्तों माउथ में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टीथ यानी दांत, और दूसरा है टंग। टंग यानी जीभ। इसमें आते हैं दांत और जीभ। इसमें कुछ ग्लैंड भी होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड और टाइलिन वगैरह, सब यहां से निकलते हैं। हालांकि उनके बारे में हम जब डिटेल्स में वीडियो जानेंगे तब हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया टीथ और दूसरा हो गया टंग। उसके बाद खाना आता है फूड पाइप में। फूड पाइप को ओइसोफेगस भी कहते हैं। हालांकि इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता, लेकिन यह एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का हिस्सा है। तो क्योंकि इसमें भी खाना हमारा जाता है, इस वजह से हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आहार नाल की बात करें, सॉरी इसके लिए मैं बताना भूल गया। आहार नाल की बात करें तो आहार नाल की लंबाई होती है 9 मीटर की। कितने मीटर की होती है? 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। ठीक है, ओके। फूड पाइप के बाद खाना आता है स्टोमच में। कहां आता है? स्टोमच यानी पेट। जब स्टोमच में खाना आता है दोस्तों, तो यहां पे एक ग्लैंड पाया जाता है। यहां पे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, इसमें से एक जूस निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे जब हम स्टोमच पढ़ाएंगे। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि आहार नाल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसके बाद खाना आ जाएगा छोटी आंत में। कहां जाएगा? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा। माउथ यानी मुंह, फूड पाइप यानी ग्रसनी, स्टोमच यानी पेट, और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। ठीक है, जब छोटी आंत में खाना आता है दोस्तों, तो यहां पे दो और आर्गन काम करते हैं। पहला है लीवर और दूसरा है पैंक्रियाज। पहला लीवर और दूसरा पैंक्रियाज। अब हम ये जब हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे कि लीवर कौन सा लिक्विड स्रावित करता है और पैंक्रियाज कौन सा लिक्विड स्रावित करता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी बड़ी आंत में। इसके बाद कहां खाना आता है? बड़ी आंत में।
ठीक है। बड़ी आंत का यदि मोटा मोटी फंक्शन जान ले तो ये क्या करता है कि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पच नहीं पाता है वो खाना पचाता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। और जो पानी रहता है हमारे शरीर में उस पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद खाना एनस में चला जाता है यानी गुदा में चला जाता है। वहां से खाना यानी हमारा जो मल होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शॉर्ट में बताएं कि माउथ में माउथ से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, पाचन कहां से शुरू हो जाता है? माउथ से। माउथ में टीथ होता है जो खाने को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। यदि खाना बड़ा रहेगा, साइज उसकी बड़ी रहेगी तो डाइजेशन में मदद नहीं करेगा वो। ठीक है। अब फूड पाइप खाना को इस मुंह से लेकर के स्टोमच तक एक पाइप होती है वो लेके आता है। स्टोमच में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकलती है। कहां से? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाती है, पानी वगैरह सब सोख लेता है। एनस यानी गुदा के माध्यम से हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी मल वगैरह सब बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसको मिटा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो पहला प्रोसेस है, ब्लैक कलर का यूज करते हैं। पहला प्रोसेस है इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। ठीक है, यानी हम जो खाना लेते हैं उस खाने का वो अपने मुंह में लेने की जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है इंजेशन। जो पहला प्रोसेस है वो इंजेशन है। इंजेशन को कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? खाना उठाया और अपने मुंह में ले लिया। ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। अब खाना हमने मुंह में ले लिया। अब हम आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जो खाना हम मुंह में लेते हैं तो यानी मुंह से ही पाचन हमारा शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो प्रोसेस करने, खाना मुंह में लेने के बाद जो प्रोसेस शुरू हो जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेशन यानी पाचन। क्या प्रक्रिया शुरू हो गई? पाचन। ठीक है, तीर का निशान में लगाता चल रहा हूं ताकि आपको बाकायदे समझ में आएगा। ठीक है, अब पाचन हो गया। पाचन जब हमारे शरीर में हो जाता है तो उसका पाचन होने के बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो अगला प्रक्रिया क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अगली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अवशोषण। ठीक है, अब अवशोषित कर लिया हमने, खाना को मुंह में लिया, उसका पाचन कर लिया और अवशोषित कर लिया, जितने भी पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित कर लिया। ठीक है, अवशोषित करने के बाद खाना को एसिमिलेशन होता है। यानी स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये है आपको जानना, स्वांगीकरण होता क्या है? जब हम खाना के पोषक पदार्थों को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके खून में यानी ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में वो जब आ जाता है तो उस ब्लड में मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उनको हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना होगा, यानी पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाना होगा और पूरे शरीर के अंगों में यानी प्रत्येक सेल में पहुंचाना होगा। ठीक है, तो इस अवशोषित किए गए पोषक तत्व को पूरे कोशिका में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। ठीक है, अब जब हम एसिमिलेशन कर दिया, हमारे सारे कोशिकाओं को एनर्जी मिल गई, ठीक है, पोषक तत्व मिल गए, अब हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास कुछ बचेगा नहीं,
हमारे पास बचेगा वेस्टेज। अब हमने खाने को मुंह में लिया, इसके बाद हम उसको पचाया, पचाने के बाद उसमें जो पोषक पदार्थ था उसको अवशोषित कर लिया। ठीक है, अवशोषित करने के बाद जो पोषक पदार्थ ब्लड में मिलाया गया था उसको पूरे शरीर में पहुंचाया गया, यानी प्रत्येक कोशिका में पहुंचाई गई। ठीक है, यह प्रक्रिया एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद जो वेस्टेज होते हैं, हमारे पास वेस्टेज ही बचा। अब इस वेस्टेज को इजेशन मतलब मल त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पाचन की क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहला इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन मतलब उसके बाद पाचन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है, एसिमिलेशन और रिजेक्शन। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको मिटा देता हूं। दोस्तों डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार अपने दिमाग से आप लोग सोच के बताइए, डाइजेशन क्यों करते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो खाना जिस फॉर्म में होता है उसका डाइजेशन कभी नहीं हो सकता, इस वजह से हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं अपने फूड में, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरा लेते हैं प्रोटीन, और तीसरा लेते हैं फैट। दोस्तों हम जब खाना खाते हैं रोटी वगैरह, उसमें आप मिलता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा लेते हैं प्रोटीन, जैसे दाल वगैरह हम लेते हैं तो उसमें पाया जाता है प्रोटीन। कोई तला भुना चीज लेते हैं तो उसमें पाया जाता है फैट। तो फैट को हमारा डाइजेशन कभी काम नहीं कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इस फॉर्म में यदि खाना रहा तो उसका पाचन नहीं हो पाएगा, और पाचन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इस वजह से जो पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, जितने भी अंग इसमें यूज होते हैं, जैसे लीवर, स्टोमच, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो यही काम करते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन सबको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्ट कर किस में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में। ठीक है, और फैट किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैटी एसिड में। जब खाना पाचन तंत्र के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, तभी हमारे शरीर यानी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के काम जितने भी पाचन तंत्र के अंदर अंग आते हैं वो करते हैं। यदि पाचन तंत्र में ये अंग ना हो तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, फैट फैटी एसिड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। इस वजह से इन सारे तंत्र का जरूरत पड़ती है हमारे पाचन में। ठीक है दोस्तों, मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूंगा, जो आपको नहीं आता है बस वही रफली बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे नोट्स ऐसे ही रखे रह जाते हैं जब तक रिवीजन ना हो। रिवीजन आप नोट्स हल्का फुल्का बना के भी कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो को दोबारा देख करके भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब पाचन तंत्र में जो सबसे पहला पॉइंट था माउथ, अब हम माउथ के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला क्या है, माउथ। दोस्तों माउथ में दो चीजें पाई जाती हैं बेसिकली, जो मुख्य रूप से हैं वो दो हैं। पहला तो टीथ,
और दूसरा होता है, दूसरा क्या है, टंग। पहला है दांत और दूसरा है जीभ। ठीक है, अब हम इनमें से सबसे पहले लेके चलते हैं दांत को। क्यों? क्योंकि जो खाना को तोड़ने का काम करता है वो शुरू हो जाता है मुंह से ही, और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। हम डालते हैं रोटी इतनी बड़ी, और वो जो माउथ होता है, टीथ होता है, उसको चबा चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। यानी पाचन तो यहीं से शुरू हो गया ना। पाचन की डिफिनेशन ये तो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड ये जो था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट ही तो कर रहा है, यानी पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। तो जो पाचन में पहला अंग भाग लेता है दांत, उसी को हम लेके चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। ठीक है, माउथ में पहला हेडिंग है दांत। देखो दोस्तों, यदि दांत का फिगर बनाया जाए, दूसरे पेन से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। दांत, कुछ ऐसा होता है दांत। ठीक है, अब दांत की यदि ऊपरी भाग की बात करें, जो दांत का ऊपरी भाग होता है, जो मसूड़ों से ऊपर दिखता है, कुछ हिस्सा तो मसूड़ों के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा मसूड़ों के बाहर रहता है। जो हिस्सा मसूड़ों के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। और जो हिस्सा मसूड़ों के बाहर रहता है उससे बोलते हैं क्राउन, यानी शिखर। शिखर का मतलब ये चीजें ऊपर होती है, ये रूट नीचे होता है, तो इसे जड़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सफेद सफेद, हम जब जब भी हम दांत देखते हैं तो देखते हैं कि सफेद है दांत, यानी सफेद हिस्सा जो ऊपर सबसे होता है दांत का, उसे कहते हैं इनामिल। क्या कहते हैं? इनामिल। इनामिल। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो सफेद होता है बिल्कुल, उसके नीचे एक और हिस्सा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। इस सॉफ्ट वाले हिस्से को कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। इस सॉफ्ट वाले हिस्से को क्या कहते हैं? डेंटाइन। इसके बाद एक कैविटी होती है दोस्तों, एक कैविटी होती है जो ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्से को जोड़ती है, यानी ऊपरी वाले हिस्से में भी रहती है और नीचे वाले हिस्से में भी रहती है, ऐसे। इस हिस्से को क्या कहते हैं? अब जान लेते हैं। हमने इनामिल के बारे में जान लिया। इनामिल के बारे में एक और चीज है, ये सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट भाग है पूरे शरीर के अंदर का। ठीक है, तो इनामिल सबसे कठोर भाग है, और यदि सबसे मजबूत कहा जाए तो जबड़ा है। ठीक है, तो इनामिल हो गया, डेंटाइन हो गया। हालांकि डेंटाइन जो होता है वो सॉफ्ट होता है इसके कंपेयर में। ठीक, अब इसके बाद ये जो भाग है, ये जो भाग, इस वाले भाग को कहेंगे रूट कैनाल। क्या कहेंगे? रूट कैनाल। ठीक, जिसके अंदर से आर्टरी और वेन्स, यानी धमनी और शिराएं इस पूरे दांत की कोशिकाओं को एनर्जी पहुंचाते हैं, पोषक तत्व पहुंचाते हैं। हालांकि यहां भी तो कोशिका पाई जाती है, इस वजह से जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं इस रूट कैनाल के थ्रू इसमें आती हैं और इसमें हर एक कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब रूट कैनाल के बाद हम आते हैं इस दांत के ऊपर एक पिगमेंट होता है दोस्तों। इस दांत के ऊपर एक केमिकल्स होता है,
एक भाग होता है दोस्तों, इस दांत के ऊपर एक भाग होता है जो इन मसूड़ों यानी गम मसूड़ों और दांत को बीच एक बॉन्ड बनाता है ताकि पकड़े रहे। इसको हम कहते हैं सीमेंट। ठीक है, यानी इस पकड़ को मजबूत बनाता है। ये रहा दांत का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम काटेंगे तो यही दिखाई देगा आपको। जो नीचे वाला भाग होता है उसको रूट बोलते हैं, जो ऊपर दिखाई देता है उसे क्राउन बोलते हैं। जो सफेद वाला भाग होता है सबसे ऊपर, हमें जो जब भी हम दांत दिखाते हैं, जो हमारे दांत का जो सफेद वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, वो इनामिल कहलाता है। यह सबसे कठोर भाग है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है डेंटाइन। डेंटाइन सबसे सॉफ्ट, इस इनामिल से सॉफ्ट भाग है डेंटाइन का। फिर इसके अंदर एक कैनाल होता है जिसे रूट कैनाल बोलते हैं। और गम यानी मसूड़ों और दांत को जोड़ने का जो काम करता है वो सीमेंट करता है। ये वाला सीमेंट नहीं जो हम घरों की जोड़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है कैविटी। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारा इनामिल जब खराब हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, उसके अंदर वायरस और बैक्टीरिया जमने लगता है। ठीक है, जब वायरस और बैक्टीरिया जमने लगता है तो ये एक कैविटी बना लेता है, यानी सड़न की स्थिति पैदा करता है। और सड़न की जब स्थिति पैदा करता है तो रूट कैनाल तक पहुंच जाता है। जब रूट कैनाल तक पहुंच जाता है तो ये जितने भी चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है कि ड्रिल मशीन से इस पूरे खराब हुए दांत को बाहर निकाल लेता है। फिर आर्टिफिशियल इसमें इनामिल डालता है जो कि इस जो गड्ढे होते हैं इसको भरा जा सके, और इसको भर के दांत को पहले जैसे हो जाता है। अंतर बस यही रहता है कि इसमें आर्टरीज और वेन, जो धमनी और शिराएं हैं, उसको हटा दिया जाता है। चलिए दांतों के बारे में कुछ और जानकारी हम जान लेते हैं। जो टीथ होता है, जो दांत होते हैं, दांत जो होता है वो बच्चों में निकलता है और टूट जाते हैं। जो दांत निकलने के बाद टूट जाते हैं उन दांतों को प्राइमरी टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख देता हूं यहां पे। यानी प्राइमरी टीथ। इनकी संख्या की बात करें तो ये टोटल संख्या इसकी कितनी होती है, 20। जो प्राइमरी टीथ होता है उनकी संख्या 20 होती है, और बच्चों में कुछ सालों के बाद ये दांत टूट जाते हैं। इस वजह से अस्थाई न होने की वजह से यह अस्थाई होता है। अस्थाई, इसे अस्थाई दांत भी कहते हैं। ठीक है, और इनके जमने के बाद, यानी जब ये टूट जाते हैं फिर जमते हैं, तो वो टूटते नहीं है। इसके अलावा और भी दांत जमते हैं, वो टूटते नहीं है। तो जो हमारे जीवन काल में वो दांत जो टूटते नहीं है उन्हें परमानेंट टीथ या अस्थाई दांत कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 32। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा परमानेंट टीथ। इनकी संख्या कितनी होती है, 32, और यह अस्थाई दांत कहलाते हैं। ठीक है, और यदि पूरे जीवन काल की बात करें तो पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। 20 तो ये और 32 ये। ठीक है, तो टोटल कितने दांत आते हैं, 52, जिसमें से 12 दांत ऐसे होते हैं जो आते तो हैं इंसान में, जमते तो हैं, लेकिन वो टूटते नहीं है। ठीक है, तो 12 दांत कभी नहीं टूटते हैं। टोटल जीवन काल में कितने दांत होते हैं, 52, जिसमें से 20 दांत, जिसे अस्थाई दांत कहते हैं, परमानेंटरी टीथ कहते हैं, वो टूट जाते हैं। और परमानेंट टीथ जो होता है वो 32 होते हैं, वो अस्थाई होते हैं, वो टूटते नहीं, उन्हें अस्थाई दांत भी कहते हैं। जब हम बचपन में थे दोस्तों, एक बार की बात बता रहा हूं, तो जब मेरा दांत हिल रहा था तो मैं जीभ से ऐसे हिला रहा था, ऐसे, और जीभ से हिलाते हिलाते मैं तोड़ देता था उसको। आपने भी तोड़ा होगा। ठीक है, और
तोड़ने के बाद मैं जमीन में उसको दबाया और दबाने के बाद ये कहने लगा कि जैसे जैसे ये दांत जमेगा वैसे वैसे मेरे दांत आएंगे। क्या अंधविश्वास है? जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। कभी कभी कुछ बच्चों की माँ जो क्या करती थी, दांत में धागा बांध देती थी जो टूटने वाला होता था, और कहती थी कि नानी का घर किधर है तुम्हारे, तो वो कहते हैं उधर। तब तक दांत इधर मार देती थी और दांत बाहर निकल जाता था। अब वो रोने लगता था। तो वो दूध के दांत होते हैं और उन्हीं दांतों को अस्थायी दांत या प्राइमरी टीथ कहते हैं। ठीक है, उनकी संख्या 20 होती है। 20 तो ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जम जाते हैं, लेकिन जब वो जम जाते हैं तो फिर वो दोबारा उनकी जमने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी टूटने की, यदि आप लड़ाई कर लेते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो वो दोबारा नहीं आएगा, वो बुढ़ापे में ही खत्म होगा आपका दांत। तो वो कितने दांत होते हैं? 32। टोटल जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दांत के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लेते हैं हमने मुंह बनाया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो जाते हैं मसूड़े, ये दोनों तरफ मसूड़े होंगे। अब हम समझाने के लिए दांत को अलग रंग से बनाएंगे ताकि आप तो समझ जाएं। हालांकि दांत से केवल सफेद रंग का होता है जो इनामिल से बना होता है, जिसे इनामिल कहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और इसे अपने जहन में भी डाल लेना, एक बार याद भी कर लेना। ठीक है, तो हम दांतों पे चल रहे थे। दांतों का जो सामने वाला भाग होता है, जो सामने के जो 4 दांत होते हैं, उस दांत को कहते हैं इंसीजर। इनका काम होता है काटने का, सॉरी, इसका काम होता है काटने का। जो भी हम रोटी खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं या फिर एग रोल खाते हैं, ठीक है, तो एग रोल जो खाते हैं तो वो आगे से वाले दांत से ही काटते हैं। तो इंसीजर का काम होता है काटना। ठीक है, इसके बाद एक जस्ट बगल में एक दांत होता है जो थोड़ा हल्का सा नुकीला होता है ऐसे। ठीक है, हालांकि जो मांसाहारी होते हैं उनमें यही इंसीजर बड़ा होता है। इसी की मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसे मारते हैं और खा जाते हैं फाड़ करके। ठीक है, तो जितने भी मांसाहारी होते हैं जैसे शेर, बाघ और लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, उनमें कैनाइन बड़ा होता है। इसको क्या कहते हैं? कैनाइन। ये इसका काम क्या होता है? फाड़ना। ये अपने शिकार को फाड़ते हैं और फाड़ करके खा जाते हैं। ठीक है, तो कैनाइन का काम क्या होता है? फाड़ना। हालांकि हम इंसान की बात कर रहे हैं तो इंसान में कैनाइन इतना बड़ा नहीं होता है, हालांकि शार्प होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी अपने दांत को चेक कर सकते हैं कि आपका कैनाइन, ये वाली जो दांत है, ये नुकीली होगी एज कंपेयर टू इंसीजर। ठीक है, तो ये हल्की सी नुकीली हो गई। तो इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है, जो सबसे पहले जो दूध के दांत निकलते हैं, प्राइमरी टीथ निकलता है, तो सबसे पहले इंसीजर और कैनाइन निकलते हैं। इसके बाद जो अगला वाला दांत है वो निकलता है, हालांकि हम बताएंगे बाद में। उसके बाद इसके बाद हम जान लेते हैं इंसीजर, कैनाइन, इसके बाद 2 दांत और निकलते हैं। अलग कलर ले लेते हैं। 2 दांत और निकलते हैं। इस जो दांत होता है, ये 2 का पेयर होता है, इसको कहते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार, इसकी संख्या 2 होती है, कैनाइन की 1 और इंसीजन की इधर 2 इधर 2, 1 2। ठीक है, इसके बाद जो होता है 3 ऐसे पेयर निकलते हैं, ये प्रीमोलार होते हैं। इनका काम होता है पीसना, इसका काम होता है चबाना, इसका काम होता है पीसना।
पीस करके एकदम बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, कद्दूकस बना देगा यहीं पे। तो ये वाले जो दांत होते हैं इसको कहते हैं मोलार। हमने यहाँ 4 प्रकार के दांत देखे। पहला है इंसीजर, जो काटने का काम करता है। रोटी वगैरह जितने भी होते हैं वो खाने का काम करते हैं, खाने के लिए वो काटते हैं पहले, तो काटने का काम करता है इंसीजर। कैनाइन, कैनाइन हालांकि हमारे अंदर, इंसानों के अंदर ये कैनाइन उतना शार्प और बड़ा नहीं होता, जबकि जंगली जानवरों में यह बहुत ही बड़ा होता है, जिससे वो अपने शिकार को पहले तो दबोच के मारते हैं, इसके बाद उसके मांस को फाड़ करके खा जाते हैं। तो ये काम का क्या काम है इसका? फाड़ने का। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा प्रीमोलार। प्रीमोलार 2 होते हैं जो चबाने के काम आता है। हालांकि बच्चों में सबसे पहले क्या होता है, इंसीजर निकलता है, कैनाइन निकलता है, इसके बाद प्रीमोलार ना निकल करके मोलार निकलते हैं। और मोलार में 2 ही मोलार निकलेंगे, 3 तो ये जो तीसरा वाला है थर्ड मोलार है, थर्ड मोलार जो है यह 24 साल बाद निकलता है। इस वजह से इस दांत को विजडम टीथ कहते हैं, यानी अकल का दांत कहते हैं। मान्यता यह है कि 24 साल के बाद अमूमन जो लोग होते हैं उनके अंदर सोचने समझने या फिर सही गलत का फैसला लेने की समझ आ जाती है, और उसी समय ये 24 साल बाद निकलता है। इसी वजह से इस थर्ड मोलार को अकल का दांत भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि समझ में आ गया होगा। यदि यहां से हम 4 भागों में डिवाइड कर दें तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, और फिर 2 प्रीमोलार और 3 मोलार, कितने हो गए? 8। 3 2 5, 1 6 और 2 8। 8 इधर भी होंगे, 8 इधर भी होंगे और 8 इधर भी होंगे। टोटल यदि बात करें तो टोटल हो जाएगा 32 दांत। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।